परछाई एपिसोड 216। अब आगे। सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, मैं शक्तियों को कंट्रोल कर सकती हूँ और अब उस साए की सबसे बड़ी जरूरत एक शरीर है। अब युवराज को सारी बातें समझ आ जाती है। वो डर और फिक्र के साथ सुहानी को देखने लगता है। कुछ देर बाद वो सुहानी से कहता है, इसका मतलब वो तुम्हें मारकर तुम्हारा शरीर लेना चाहता है। सुहानी नामे अपना सर हिलाकर कहती है, नहीं, वो मुझे मारना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसने मुझे मार दिया तो मेरा शरीर भी उसके किसी काम का नहीं रहेगा। वो मेरी आत्मा को मेरे ही शरीर के किसी हिस्से में कैद करके मेरे शरीर में खुद हमेशा के लिए आना चाहता है। सिर्फ मैं ही हूँ जो इतनी शक्तियाँ संभाल सकती हूँ और बिल्कुल ऐसे ही एक शरीर की उसे हमेशा से जरूरत थी। सुहानी की बात पूरी होते ही युवराज उसे गले से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। सुहानी भी युवराज को गले से लगाकर कहती है, मैं जानती हूँ। कुछ ही देर में युवराज सुहानी से अलग होता है और थोड़ी हैरानी के साथ कहता है, एक मिनट, तुमने अभी अभी उसके साथ क्या किया? सुहानी कहती है, मैंने उसकी मर्जी के बिना उसका दिमाग पढ़ा। मतलब, नहीं पता कि आत्माओं का दिमाग होता है या नहीं, लेकिन मैंने उसकी मर्जी के बिना वो जान लिया जो वो जानता था। युवराज और भी हैरानी के साथ कहता है, लेकिन ये तुमने कैसे किया? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, पता नहीं, मुझसे बस ये हो गया। जब उसने मुझे पोजेस किया था तो मुझे उस अघोरी की और बाबा की आवाज सुनाई दी और मैंने बस ऐसा कर लिया। कुछ देर रुककर सुहानी आगे कहती है, वैसे मैंने देखा है कि वो अघोरी और बाबा जरूरत पड़ने पर हमेशा मेरी मदद करते हैं। उस रात जब उस साए के रक्षक ने मुझे पकड़ लिया था, तब भी मुझे उन अघोरी की आवाज सुनाई दी थी और मैं उस वक्त उस रक्षक की पकड़ से भाग पाई। सुहानी की बात सुनकर युवराज किसी सोच में पड़ जाता है। ये देखकर सुहानी उससे कहती है, अब आप क्या सोच रहे हो? युवराज कहता है, तुम्हारी मेमोरी इसलिए मिटाई गई थी क्योंकि वो अघोरी उस साए से कुछ बात छुपाना चाहते थे। तुम्हारी मेमोरी अब तक वापस नहीं आई है, इसका मतलब अभी भी ऐसा कुछ बाकी है जिसके बारे में अब तक हम नहीं जान पाए हैं। युवराज की बातें सुनकर सुहानी भी किसी सोच में पड़ जाती है। ये देखकर युवराज सुहानी के दोनों गाल को खींचते हुए कहता है, वो सब हम बाद में पता करेंगे, अभी तुम्हें सोना चाहिए। ये कहकर युवराज सुहानी को पीछे पलट देता है और उसे धक्का देते हुए वहां से ले जाने लगता है। सुहानी भी वो सब भूल जाती है जो अभी अभी यहाँ हुआ था और खुश होकर युवराज के साथ जाने लगती है। सुहानी अब बहुत खुश थी क्योंकि युवराज पहले से काफी बदल गया था। जहाँ पहले वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को सुहानी से छुपाता फिरता था, वहीं अब वो सुहानी को अपना प्यार जताने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। अब सुहानी बस इंतजार कर रही थी
कि कब उस साए की कहानी खत्म हो और वो युवराज के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। इस बार पहले की तरह उसे किसी भी तरह का डर नहीं था। वो पूरी तरह से श्योर थी कि इस बार उसके किसी साथी को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सुहानी नहीं जानती थी कि उसकी जानकारी के बाहर समायरा और विवेक क्या कर रहे हैं। सुबह के 4:30 बजे थे। समायरा और विवेक जंगल के बीच दृष्टा के साथ बैठे थे। समायरा और विवेक हवन कुंड के एक तरफ थे, तो दृष्टा दूसरी तरफ। उन तीनों की आंखें बंद थी। दृष्टा जोर जोर से, तो विवेक और समायरा अपने मन में कोई मंत्र पढ़ रहे थे। इस वजह से उस पूरे जगह की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी। कुछ देर बाद दृष्टा उन मंत्रों का जाप बंद करके अपनी आंखें खोल लेती है। विवेक और समायरा भी अपनी आंखें खोलते हैं। आंखें खोलते ही विवेक की नजर दृष्टा पर जाती है और उसे देखकर विवेक फिर से डरने लगता है। विवेक समायरा के पास अपना सर ले जाकर धीरे से कहता है, समायरा, हम पिछले एक हफ्ते से इसी जगह पर अपनी साधना कर रहे हैं, लेकिन उस साए का कोई भी रक्षक अब तक हमें ढूंढ क्यों नहीं पाया है। समायरा दृष्टा की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, क्योंकि दृष्टा ने यहाँ कुछ ऐसा किया है कि कोई भी हम तक नहीं पहुंच सकता। विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने हमें ढूंढ लिया तो वो मेरा खाना बन जाएगा। विवेक को दृष्टा की गुर्राती हुई आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनते ही विवेक के दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है और वो घबराते हुए दृष्टा को देखने लगता है। दृष्टा को घूरते हुए विवेक अपने मन में कहता है, इसे तो उस साए के सामने छोड़ देना चाहिए, शायद ये उसे भी खा जाएगी। फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये सोचते हुए विवेक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हिम्मत करके कहता है, द दृष्टा जी का क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। दृष्टा गुस्से से गुर्राते हुए कहती है, बेवकूफ इंसान, अभी भी तुम मुझसे कह ही रहे हो। दृष्टा का जवाब सुनकर विवेक की बोलती बंद हो जाती है। उसे खामोश देखकर दृष्टा फिर से गुस्से में कहती है, अब बोलोगे या तुम्हारे गले में हाथ डालकर वो बात निकालूं। ये सुनकर विवेक डरते हुए अपना गला पकड़ लेता है और घबराहट के साथ कहता है, मैं वो कह रहा था कि आप पिछली बार की तरह हमारी मदद क्यों नहीं करती। जैसे भैरवनाथ को मारने में आपने हमारी मदद की थी। विवेक की बात सुनकर समायरा एक अजीब सी नजरों से विवेक को देखने लगती है। वो विवेक को ऐसे देख रही थी जैसे उसने वो कहा हो जो उसे नहीं कहना चाहिए था। दृष्टा उठकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से विवेक को घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। ये देखकर विवेक और भी ज्यादा डर जाता है। विवेक के पास आकर दृष्टा उसकी तरफ झुकती है और उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा कर देती है और अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने लाकर गुस्से से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। पिछली बार मैंने उस तांत्रिक पर उसकी शक्तियों के लिए हमला किया था,
लेकिन तुमने मुझसे उसकी शक्तियां छीन ली और अब मुझसे मदद मांगने आए हो। क्या होगा अगर मैं इसी वक्त तुम्हें खा जाऊं? विवेक दृष्टा को इतने करीब से इतने गुस्से में देखकर वहीं जम जाता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और वो उसे एकटक देखता रह जाता है। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपनी नजरें थोड़ा भी इधर उधर करे। इसे डर था कि उसके एक इंच हिलने पर ही दृष्टा उसी वक्त उसे खत्म कर देती। विवेक का पूरे शरीर कांप रहा था। तभी समायरा उसके पास आती है और एक झटके में दृष्टा का हाथ विवेक की कॉलर से हटा देती है और दृष्टा को घूरते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। दृष्टा के गुस्से भरी नजर से समायरा को देखकर वहां से चली जाती है। दृष्टा के जाने के बाद भी विवेक अपने सदमे से बाहर नहीं निकला था। वो अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह खड़े हुए सामने की तरफ देख रहा था। ये देखकर समायरा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, विवेक, तुम ठीक हो? समायरा की आवाज सुनकर विवेक का ध्यान टूटता है और वो फौरन बोल पड़ता है, उसने कहा वो मुझे खा जाएगी। समायरा इरिटेट होकर कहती है, उसे बकवास नहीं पसंद। ये कहकर समायरा वहां से जाने लगती है। विवेक समायरा के पीछे जाते हुए कहता है, मैंने बकवास नहीं की। मैं सच में उसकी हेल्प चाहता था। समायरा जवाब देती है, वो बिना वजह किसी की हेल्प नहीं करती। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, तो फिर वो अभी हमारी मदद क्यों कर रही है? इसके बदले उसे क्या मिल रहा है? ये सुनकर समायरा का चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो जाता है और वो और भी तेज आगे बढ़ने लगती है। विवेक को समायरा की स्पीड मैच करने के लिए लगभग भागना पड़ा रहा था। कुछ देर बाद विवेक अपने आसपास देखते हुए कहता है, क्या हम सिंघनिया मैंशन की तरफ जा रहे हैं? समायरा कहती है, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें याद नहीं कि सना ने क्या कहा था? विवेक तेजी से चलते हुए हौंफते हुए कहता है, लेकिन हम धीरे भी तो चल सकते हैं, हमें इतनी जल्दी क्या है? समायरा के कदम वहीं रुक जाती है और सीरियस होकर अपने सामने देखने लगती है। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, क्या हुआ? मैंने धीरे चलने के लिए कहा था, आप तो रुक ही गई। समायरा गुस्से से सामने देखते हुए कहती है, ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रहे हैं? विवेक अपना मुंह बनाकर समायरा को घूरने लगता है। एक पल के लिए उसे लगता है जैसे समायरा ने उसे बेवकूफ कहा हो। लेकिन तभी उसकी नजर अपने सामने जाती है, जहां अर्नव और निशा खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। पहले तो विवेक कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे इस बात की खुशी थी कि समायरा ने उसे बेवकूफ नहीं कहा था। कुछ ही देर में अर्नव और निशा उन दोनों के पास आ जाते हैं। उन्हें वहां देखकर समायरा सख्ती के साथ कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले अर्नव कुछ कह पाता निशा समायरा से कहती है,
हम भी आप दोनों के साथ सिंघनिया मेंशन जाएंगे और वो ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आप दोनों यहाँ ढूंढने आए हो। समायरा कहती है, अच्छा, और हम क्या ढूंढने आए हैं? ये सुनकर निशा सोच में डूब जाती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि समायरा और विवेक सिंघनिया मेंशन में क्या ढूंढने आए हैं। उसे अर्नव ने बस इतना कहा था कि आज सुबह समायरा और विवेक सिंघनिया मेंशन में कुछ ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। निशा आगे कुछ पूछे बिना ही अर्नव को लेकर सिंघनिया मेंशन के पास आ गई थी। अब निशा थोड़ा एम्बेरेस हो रही थी। वो चोरों वाली नजर से विवेक को देखते हुए अपनी आंखों से इशारा करके उससे पूछने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अर्नव उसके पास आकर धीरे से कहता है, विशिंग वेल का रास्ता। समायरा अर्नव को घूरती है और अर्नव फिर से वापस अपनी जगह पर आ जाता है। निशा एक्साइटेड होकर कहती है, हम यहाँ विशिंग वेल का रास्ता ढूंढने आए हैं। समायरा निशा से कहती है, हमें कुछ भी ढूंढने के लिए तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर अब निशा को भी गुस्सा आने लगता है। वो समायरा के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आई नो, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन ये कहानी हमने शुरू की है और आप बहुत बाद में आई हैं, तो आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। एक और बात, देख लेना, आज अगर हमें कुछ मिलेगा, तो वो भी हमेशा की तरह मेरी वजह से ही होगा। ये कहकर निशा समायरा के बगल में खड़े विवेक को देखती है और उसका हाथ पकड़कर सिंघनिया मेंशन की तरफ बढ़ जाती है। उनके जाने के बाद समायरा भी बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है और अर्नव उसके साथ चलने लगता है। विवेक निशा को डांटते हुए कहता है, निशा, ये तुमने क्या किया? अगर समायरा को गुस्सा आ जाता तो? निशा सीरियस होकर कहती है, वो सब छोड़ो। मुझे ये बताओ कि क्या सच में सिंघनिया मेंशन में विशिंग वेल के अंदर जाने का रास्ता है? विवेक कहता है, हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि कल हम सना से मिले थे। उसने हमें 4 साल पहले की कुछ बातें बताई जो उस वक्त वो शौक की वजह से नहीं बता पाई थी। उसने हमें ये भी बताया कि उस रात वो गिरी तो विशिंग वेल में थी, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने खुद को तहखाने में पाया था। सना ने जो भी उस तहखाने के बारे में बताया उसे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वो सिंघनिया मेंशन का तहखाना है। सारी बातें सुनकर निशा कहती है, क्या हमने ये पता करने की कोशिश की कि सुहानी के डैड महेश सक्सेना से पहले सिंघनिया मेंशन किसका था? विवेक कुछ याद करते हुए कहता है, अम्मा, नहीं, ये हम नहीं जानते। निशा परेशान होकर कहती है, यार, इतनी बड़ी बात हमने मिस कैसे कर दी? पहले तो सिंघनिया मेंशन में एक इतना बड़ा तहखाना है, उस तहखाने की एक एग्जिट जंगल की तरफ जाती है, जहां से सुहानी अभिज्ञान के साथ निकली थी। और अब हमें ये भी लगता है कि वो तहखाना विशिंग वेल की तरफ जाता है। एक बार सोच कर देखो, उस मेंशन को किसने इस तरह से बनाया होगा?
विवेक भी हैरान होकर कहता है, यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक और बात, पूरे शिमला में सुहानी की मॉम को कोई और घर पसंद नहीं आया, लेकिन इस घर ने एक नजर में ही उन्हें अट्रैक्ट कर लिया था। आखिर ऐसा क्या है इस घर में कि सुहानी की मॉम से लेकर पद्मिनी तक यही रहना चाहती थी। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, ये कहानी जल्द ही खत्म होने वाली है और इससे पहले हमें ये पता लगाना होगा। एपिसोड 217। अब आगे। सुबह के 5 बजे थे। ठंड का मौसम होने की वजह से शिमला में इस वक्त घना अंधेरा था। जंगल में हर तरफ बर्फ की एक परत फैली हुई थी और वहां हल्की लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी। इसी ठंड में निशा, विवेक, समायरा और अर्नव सिंघनिया मेंशन के मेन गेट से अंदर आ जाते हैं। निशा इस ठंड में भी बहुत एक्साइटेड थी। विवेक निशा और अर्नव की सेफ्टी को लेकर थोड़ा परेशान था। अर्नव समायरा के साथ होने की वजह से खुश था और समायरा हमेशा की तरह नाराज थी। उसे निशा और अर्नव का उनके साथ सिंघनिया मेंशन आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। निशा समायरा के इस मूड को काफी देर से नोटिस कर रही थी। वो विवेक के पास जाकर धीरे से कहती है, सच में मुझे अर्नव सर पर बहुत तरस आता है। बेचारे समायरा को पूरी लाइफ कैसे झेलेंगे। हर वक्त इनका मुंह गुब्बारे की तरफ फुला रहता है। बेचारे अर्नव सर पूरी जिंदगी उन्हें मनाते ही रह जाएंगे। निशा की बात सुनकर विवेक को हंसी आ जाती है। वो निशा के सर पर धीरे से मारकर कहता है, पागल। समायरा इतनी भी बुरी नहीं है। निशा अपना सर सहलाते हुए कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरी है, लेकिन वो बहुत खड़ूस है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? विवेक आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं आजकल हर रात अपना नाइटमेयर जी रहा हूँ। मेरे सामने दृष्टा होती है जो अपनी भयानक आंखों से मुझे रोज डराती है। तो अब मुझे समायरा भी किसी एंजल की तरह ही लगती है। तुम बस एक बार दृष्टा से मिलो, फिर तुम्हें मृदुला भी प्यारी लगने लगेगी। विवेक की बातें सुनकर निशा को भी हंसी आ जाती है। निशा और विवेक से थोड़े पीछे अर्नव और समायरा आ रहे थे। समायरा को नाराज देखकर अर्नव उससे कहता है, तुम हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हो? समायरा आगे बढ़ते हुए कहती है, क्योंकि मुझे तुम बेवकूफों के साथ रहना पड़ता है। ये सुनकर अर्नव को भी गुस्सा आने लगता है। वो समायरा को ताना मारते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें तो दृष्टा जैसे लोगों के साथ रहने की आदत होगी ना, तो फिर हमारे साथ तो तुम्हें बुरा ही लगेगा। समायरा समझ जाती है कि उसने अर्नव को नाराज कर दिया है। उसे ये भी एहसास होता है कि इस वक्त वो जिन लोगों के साथ रहती है, वो उनसे बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। और समायरा ही है जो हर वक्त उन पर गुस्सा होते रहती है। अब समायरा को अपने बर्ताव के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। कुछ ही देर में वो चारों उस तहखाने के दरवाजे पर खड़े दरवाजे को ही देख रहे थे।
तभी निशा आगे बढ़कर उस तहखाने का दरवाजा खोल देती है और अंदर जाने लगती है। ये देखकर विवेक निशा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें हर वक्त इतनी जल्दी क्यों होती है? अंदर जाने से पहले कुछ प्लान तो कर लें। निशा बेपरवाह होकर कहती है, ओह प्लीज, आज तक हमारी कौन सी प्लान हमारे काम आई है? हम सोचकर कुछ जाते हैं और वो कुछ और जाता है। इसलिए अभी चलते हैं, जो होगा देख लेंगे। ये सुनकर अर्नव हैरानी से कहता है, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? निशा कहती है, लगता है, लेकिन ऋतिक रोशन के कहा है, डर के आगे जीत है। ये कहकर निशा तहखाने के अंदर चली जाती है। उसे देखकर अर्नव कहता है, थैंक गॉड, इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, वरना पता नहीं ये और क्या करती। निशा के पीछे विवेक और उसके पीछे अर्नव और समायरा तहखाने के अंदर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो चारों तहखाने के अंदर होते हैं। निशा तहखाने के एक हिस्से की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, यहाँ से सिंघनिया मेंशन जंगल की तरफ निकलता है, जहाँ से अभिज्ञान सुहानी को लेकर गया था। इसका मतलब ये रास्ता तो विशिंग वेल नहीं जाता। हमें आज यहाँ और भी ज्यादा ध्यान से देखना होगा। कोई तो ऐसी जगह होगी जिस पर अब तक हमारी नजर नहीं गई होगी। समायरा सीरियस टोन में कहती है, चलो सब काम में लग जाओ। समायरा के कहने पर सभी अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट की मदद से वहां कोई और एग्जिट पॉइंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। समायरा तहखाने की दीवार पर अपना हाथ रखकर अपनी शक्तियों से कुछ पता करने की कोशिश कर रही थी। अर्नव एक पुलिस ऑफिसर की तरह ही तहखाने की दीवार को मारकर रास्ता ढूंढ रहा था। निशा अर्नव से भी एक कदम आगे थी। वो तहखाने की दीवार को अपने हाथ में रखे डंडे और पैर से भी जोर जोर से मारकर रास्ता ढूंढ रही थी। ये करते हुए निशा बिल्कुल पागल लग रही थी। समायरा और अर्नव की नजर निशा पर जाती है। उसे देखकर अर्नव को हंसी आ जाती है, लेकिन समायरा कुछ रिएक्ट नहीं करती। इसी तरह वो तीनों तहखाने से विशिंग वेल तक जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वो अपने काम में इतने मशरूफ थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि विवेक कब से अपनी जगह पर खड़ा था और सामने देखते हुए कुछ सोच रहा था। विवेक ने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज उसे पहली बार ये जगह काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे जिस जगह को वो ढूंढ रहे हैं उसके बारे में वो जानता है, लेकिन उसे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। वो जंगल वाले एग्जिट पॉइंट के पास खड़े उस दरवाजे को एकटक देख रहा था। उसे देखते हुए उसके दिमाग में कुछ इमेजेस आ रहे थे जो उसे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। इधर निशा तहखाने की दीवार को मार मार कर थक गई थी, लेकिन उसे अब तक कुछ भी नहीं मिला था। निशा ने पहले ही समायरा को बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया था कि वही विशिंग वेल तक जाने का रास्ता ढूंढेगी। तो अब ये करना उसके लिए इज्जत का सवाल हो गया था।
ये भी एक वजह थी कि निशा उन सभी में सबसे ज्यादा एफर्ट कर रही थी। निशा अपने हाथ में रखा डंडा नीचे पटक देती है और सामने दीवार को देखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि यहीं से विशिंग वेल जाने का रास्ता होगा। ये कहकर निशा अपना पैर जोर से उस दीवार पर मारती है। इस बार निशा ने कुछ ज्यादा ही जोर से दीवार पर मारा था और उसे बहुत जोर से दर्द होता है। निशा दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने एक पैर पर खड़े होकर दूसरा पैर अपने हाथों में ले लेती है। उसे इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। निशा दर्द से कराहकर अपनी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े विवेक पर जाती है। एक ही पल में उसके चेहरे का दर्द गायब हो जाता है और वो अपनी आंखें छोटी करके विवेक को देखते हुए कहती है, कामचोर, हमेशा मेरे भरोसे ही बैठा रहता है। ये कहकर निशा तेजी से विवेक के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर एकाएक उसे अपनी तरफ पलट देती है। निशा के ऐसा करने से विवेक का ध्यान टूटता है और वो हैरानी से अपने आसपास देखने लगता है, जैसे वो अभी अभी होश में आया हो। निशा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वहां दीवार से अपने हाथ पैर तोड़वा रही हूँ और तुम यहाँ दरवाजे के साथ रोमांस कर रहे हो। निशा की तेज आवाज सुनकर अर्नव और समायरा का ध्यान भी उनकी तरफ जाता है। विवेक कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे वो। विवेक इतना ही कह पाया था तभी निशा उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, हाँ, तुम्हें तो कामचोरी करनी है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। चलो अब मेरे साथ रास्ता ढूंढो। विवेक झल्लाते हुए कहता है, अरे, मेरी बात तो सुनो। मुझे लगता है कि मैं विशिंग वेल के रास्ते को जानता हूँ। ये सुनकर निशा हैरानी से कहती है, क्या? अर्नव और समायरा भी फौरन विवेक के पास आ जाते हैं। समायरा उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, क्या तुम सच में जानते हो कि वो रास्ता कहाँ है? विवेक कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहता है, शायद हाँ। अर्नव कहता है, शायद कहने का क्या मतलब है? विवेक जवाब देता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी यहाँ से होकर विशिंग वेल तक जा चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। विवेक की बातें सुनकर निशा अपने मन में कहती है, ओ गॉड, पहले ही मेरी बेस्ट फ्रेंड गजनी है और अब ये भी। मैं अकेली इन दोनों मेमोरी लॉस केसेस को कैसे संभालूंगी? विवेक आगे कहता है, मुझे लगता है कि इस दरवाजे से ही हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। समायरा कहती है, हमारे पास वक्त कम है, हमें ब्रह्म मुहूर्त निकलने से पहले वहां से बाहर जाना होगा, वरना उसके रक्षक यहाँ आ जाएंगे। ये सुनकर निशा कहती है, तो ठीक है, आप दोनों यहाँ उस रास्ते को ढूंढो। मैं और विवेक इसके बताए रास्ते पर चलते हैं। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सभी को निशा की बात बिल्कुल ठीक लगती है।
सामायरा हमें अपना सर हिला देती है। निशा और विवेक उस दरवाजे को खोलकर उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और निशा उसके पीछे पीछे चल रही थी। निशा को पहले ही विवेक पर शक था। उसे अब तक ये समझ नहीं आया था कि बाबा ने भैरवनाथ की शक्तियों के लिए विवेक को ही क्यों चुना। उसके बाद विवेक का ये कहना कि उसे विशिंग वेल के अंदर जाने का रास्ता पता है, ये सब निशा का शक और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा था। निशा के मन में इस वक्त विवेक के लिए कई सवाल थे, लेकिन अब वो विवेक को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खामोशी से उसके पीछे चल रही थी। तभी अचानक से विवेक के कदम रुक जाते हैं और वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट अपने लेफ्ट साइड पर फोकस करता है। निशा भी बिना आवाज किए अपने लेफ्ट साइड देखती है और वहां देखकर वो हैरान रह जाती है। उस सुरंग के लेफ्ट साइड में एक और दरवाजा था। उस दरवाजे को देखते हुए विवेक कहता है, यही है वो रास्ता। ये सुनकर निशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। उस दरवाजे को देखते हुए विवेक को दो बच्चों की बात करने की कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इधर सुहानी अपने बेडरूम में गहरी नींद में सोई थी। युवराज अब तक जाग गया था और वो वॉशरूम में था। सुहानी का शांत चेहरा फिर से परेशान होने लगता है। उसे सपने में कुछ अजीब से सीन दिखाई दे रहे थे। सुहानी देखती है कि दो बच्चे एक एक संकरे से सुरंग में चल रहे थे। उनमें से एक लड़का था और एक लड़की। वहां बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उस लड़की के हाथ में एक टॉर्च था जिससे वो दोनों अपने आसपास देख पा रहे थे। सुहानी को ये समझने में देर नहीं लगती कि वो दोनों सुहानी और विवेक थे। विवेक ने सुहानी को बताया था कि वो बचपन में दोस्त हुआ करते थे। विवेक के पापा विजय चतुर्वेदी सुहानी के डैड के लिए काम करते थे। सुहानी हाथ में टॉर्च लिए आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर के भाव नहीं थे, लेकिन उसके पीछे चल रहा विवेक काफी डरा हुआ लग रहा था। विवेक अपने आसपास देखते हुए घबराकर कहता है, शिवी, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है, वापस चलो। सुहानी विवेक का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए आगे ले जाने लगती है और उससे कहती है, बस थोड़ी दूर और। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। विवेक सुहानी को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं, मुझे अब आगे नहीं जाना, मैं वापस जा रहा हूँ। तभी सुहानी रुक जाती है। विवेक देखता है कि वो दोनों एक दरवाजे के सामने खड़े थे। तभी अचानक से ही दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगता है। ये देखकर विवेक और सुहानी दोनों ही बहुत डर जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजा पूरा खुलता है, सुहानी और विवेक को वहां कुछ दिखाई देता है और वो दोनों जोर से चीखते हैं। ये देखते ही सुहानी भी उतनी ही जोर से चीखते हुए उठकर बैठ जाती है।
युवराज उसी वक्त वॉशरूम से बाहर निकला था। सुहानी को इस तरह से चीखते देख वो फौरन उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और शांत करने की कोशिश करने लगता है। युवराज सुहानी की बढ़ी हुई धड़कन और उसकी तेज सांसों को साफ महसूस कर सकता था। कुछ देर बाद सुहानी पहले से शांत होने लगती है। युवराज सुहानी को खुद से अलग करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, तुमने फिर कुछ गलत देखा। सुहानी खुद को शांत करते हुए कहती है, वो विवेक। युवराज क्यूरियस होकर कहता है, क्या हुआ विवेक को? सुहानी युवराज को वो सारी बातें बता देती है जो उसने सपने में देखा थी। पूरी बात सुनकर युवराज कहता है, तुम दोनों ने वहां ऐसा क्या देखा था जो इतना डर गए? सुहानी नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, पता नहीं, इससे पहले कि मैं वो देख पाती, मेरी नींद खुल गई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। युवराज सवालिया नजरों से सुहानी को देखने लगता है। सुहानी आगे कहती है, मेमोरी तो मेरी मिटाई गई थी ना, विवेक की नहीं। तो फिर विवेक ने मुझे पहले कभी बताया क्यों नहीं कि हम दोनों उस तहखाने में गए थे? युवराज भी सुहानी के सवाल के बारे में सोचने लग जाता है। इधर निशा और विवेक उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जा चुके थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। निशा के मन में इस वक्त बहुत से सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उसके दिमाग में चल रहा था वो ये था कि आखिर सिंघनिया मैंशन को इस तरह से किसने बनाया होगा और क्यों। तभी वो दोनों उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, जिसे कुछ देर पहले सुहानी ने सपने में देखा था। उस दरवाजे को देखते ही विवेक के दिमाग में वही बातें चलने लगती है जो कुछ देर पहले सुहानी ने सपने में देखा था। वो सब याद आते ही विवेक हैरानी से सामने देखता रह जाता है। तभी निशा विवेक के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, विवेक, क्या हुआ? निशा के छूने और उसकी आवाज से विवेक का ध्यान टूटता है। निशा फिर से कहती है, क्या हुआ? विवेक हैरानी से सामने देखते हुए कहता है, बचपन में सिर्फ सुहानी की मेमोरी नहीं मिटाई गई थी, मेरी मेमोरी के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है। विवेक का जवाब सुनकर निशा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। दूसरी तरफ भैरवनाथ की गुफा में एक आदमी उसी पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठा था, जिस पर बैठकर भैरवनाथ साधना किया करता था। उस आदमी की उम्र लगभग 45 साल लग रही थी, लेकिन उसकी बॉडी किसी प्रोफेशनल ट्रेनर की तरह थी। उसका रंग गोरा था और उसने ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट पहना हुआ था। अगले ही पल उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपनी आंखें खोल लेता है। आंखें खोलते ही वो उसी मुस्कान के साथ कहता है, तो आखिर ये बात तुम्हें पता चल ही गई। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।